वेलकम बच्चों इन दिस अनदर लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हम पिछले कुछ लेक्चर से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की फर्टिलाइजेशन के बारे में कि किस तरह से ओवुलेशन के बाद 14th डे ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन के बाद किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर हमारे पास ये एक डायग्राम है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेज है इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद उस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन्स शुरू हो जाएंगे। बच्चों, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं ये नॉर्मली माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। जिस तरह से आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के सेल डिवीजन हैं। जो माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं उसमें एक सेल से दो सेल बनती है और दोनों सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। जब माइटोसिस होता है तो जो सेल साइकिल है उसमें दो फेजेज़ हैं, एक एम फेज और एक इंटरफेज। और उस इंटरफेज में G1S और G2 इस तरह से तीन फेज़ होती है। बच्चों, एक जो नॉर्मल क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं जो कि जाइगोट में होते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद का हमारा जाइगोट है। और अब इस जाइगोट में पहला सेल डिवीज़न हुआ तो दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। और ये दोनों डॉटर सेल्स आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि ये डिप्लॉयड होगी, ये भी डिप्लॉयड होगी और ये भी डिप्लॉयड होगी। और ये जो सेल डिवीज़न हुआ है इस सेल डिवीज़न को हम क्लीवेज डिवीज़न कहेंगे। और ये बेसिकली एक तरह से माइटोटिक सेल डिवीज़न ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्लीवेज डिवीज़न माइटोटिक सेल डिवीज़न ही है तो हम इसे नॉर्मल माइटोसिस क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसे क्लीवेज डिवीजन्स क्यों कह रहे हैं? तो एक थोड़ा सा फ़र्क है बच्चों एक माइटोटिक सेल डिवीज़न में और एक क्लीवेज सेल डिवीज़न में। वो मैं आपके सामने यहाँ क्लियर करता हूँ कि जैसे ये कोई आपके पास एक नॉर्मल बॉडी सेल है और ये इसका साइज़ है। जब माइटोसिस होगी और ये सेल डिवाइड होगी तो दो छोटी सेल्स बनेगी, डॉटर सेल्स बनेगी। और ये डॉटर सेल्स पहले ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद अब इसमें अगला सेल डिवीज़न होगा और वापस इस तरह से दो छोटी सेल बनेगी। तो ये जो फेज है ये हमारी इंटरफेज है। और इस इंटरफेज में G1S और G2 इस तरह से तीन फेज हो जाएगी और मीनवाइल इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी। ये एक नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीज़न में होता है जहाँ G1 और G2 में सेल की ग्रोथ होती है और उसके बाद सेल वापस बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद वो डिवाइड होगी। बच्चों, ये जो क्लीवेज सेल डिवीजन्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं कि इनमें जो G1 और G2 फेज़ है वो हाईली रिड्यूस होती है। और रिड्यूस होने के कारण जैसे ही आपके सामने दो सेल बनी है यहाँ, तो ये दोनों सेल अब ग्रो नहीं करेगी और ये दोनों सेल्स वापस डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये दोनों सेल्स वापस डिवाइड होती है तो जो सेल्स बनेगी उनकी साइज़ और छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से जो क्लीवेज डिवीजन्स होंगे उनमें रैपिडली नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स, नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, पर साइज ऑफ सेल जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये इनमें दो सेल डिवीजन के बीच में ग्रोथ नहीं होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक नॉर्मल क्लीवेज डिवीजन में और एक माइटोटिक सेल डिवीजन में यह फ़र्क है। अदरवाइज न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहेगा। तो एंड में जो ये सेल्स आपको यहाँ मिल रही है, ये जो सेल्स बन रही है, इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। पहला क्लीवेज डिवीजन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद शुरू होगा
और इस तरह से आप यहाँ इस डायग्राम नंबर 1 में देखिए कि हमें यहाँ पर ये दो इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही है। एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है। ये दोनों हमारे पास ब्लास्टोमियर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह से डिवीजन होंगे, क्लीवेज डिवीजन्स होंगे, तो क्लीवेज डिवीजन के बाद में जो रिजल्टेंट सेल्स बनती हैं उन डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये देखिए जाइगोट में जो पोलर बॉडी है नॉर्मली अब तक वो डिजनरेट हो जाती है, पर इस डायग्राम में ये यहाँ पे देखो हमने ये दोनों पोलर बॉडीज भी बना रखी हैं। और इस पोलर बॉडी के बाहर की तरफ आप ये देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पर जो बाहर एक लेयर ये आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर जोना पेल्यूसिडा की, ये वाली जो लेयर है बच्चों, ये जोना पेल्यूसिडा है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जोना पेल्यूसिडा है जो ओवम के ऊपर थी हमारी, वो जाइगोट के ऊपर भी रहेगी, और जाइगोट बनने के बाद जब उसमें क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाएंगे और उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे, तब भी वो जो जोना पेल्यूसिडा है वो वहाँ से हटती नहीं है। और ये भी एक कारण है कि जो सारी सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहेगी और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रोथ होने के लिए स्पेस चाहिए और इस जोना पेल्यूसिडा के कारण वहाँ स्पेस भी अवेलेबल नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि ये पहला क्लीवेज डिवीजन हुआ है, और फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद हमारे पास, मैं यहाँ एक एरो बना रहा हूँ, और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद 2 ब्लास्टोमियर बने हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये सेकंड डिवीजन हो गया, सेकंड क्लीवेज डिवीजन है, और सेकंड क्लीवेज डिवीजन के बाद हमारे पास यहाँ ये देखो 4 सेल्ड स्टेज में हम आ चुके हैं। इस जगह पर हमारे पास ये देखिए ध्यान से 4 सेल्ड स्टेज है। 2 दिन में हमारे पास ये 4 सेल्ड स्टेज में आ जाएंगे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे समथिंग 8 to 16 सेल्ड स्टेज। तो ये हमारे पास यहाँ जो है 8 to 16 सेल्ड स्टेज है, और इस 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम मोरूला कहते हैं। मोरूला इसलिए कहते हैं बच्चों कि इसकी जो सरफेस है, जैसा कि आपको उस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो सेल्स है इस तरह से बाहर की तरफ इनका जो राउंडेड सरफेस है, ये राउंडेड सरफेस ये बाहर आपको उभरा हुआ दिखाई देता है। और जिस तरह से मलबेरी जो होती है, शहतूत मलबेरी, उसी तरह से इसकी अपीयरेंस होती है, और इसी कारण हम इसे मोरूला कहते हैं। मलबेरी को मोरस भी कहा जाता है, और यही कारण है कि हम इसको मोरूला कहते हैं। इसमें अंदर मोरूला में कोई कैविटी नहीं है, और ये जो मोरूला होता है वो सॉलिड स्टेट है। और कौन सी स्टेज को हम मोरूला कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो है उसको हम मोरूला कहते हैं। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वहाँ 8 नहीं हो, तो फिर आपकी जो प्रेफरेंस है वो 16 सेल्ड स्टेज को रहनी चाहिए, क्योंकि जो 16 सेल्ड स्टेज है उसे हम मोरूला कहेंगे उस कंडीशन में। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डे 5 तक ये जो मोरूला है ये हमारा ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, अराउंड 100 के आसपास हमारे पास सेल्स हो जाती है, और इस डे 5 तक और इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। बच्चों ह्यूमन में जो ब्लास्टुला होगा उस ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट कुछ अलग नहीं है। ह्यूमन का जो ब्लास्टुला होता है, मैमल्स का जो ब्लास्टुला है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और अब आप देखिए मोरूला में और ब्लास्टुला में एक फ़र्क है कि यहाँ पे जो सेल की अब सरफेस है वो कंपैरेटिवली स्मूथ हो गई है, और जो मोरूला था उसमें जो सेल्स की सरफेस थी वो राउंडेड सरफेस थी इस तरह से। तो ये एक बिग डिफरेंस है। और ये जो हमारे पास लास्ट डायग्राम है ये देखिए, ये डे 5 का ही है, दोनों ही डे 5 के हैं। यहाँ पर ये ब्लास्टुला आपको एक्सटर्नल व्यू में दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमने इसका इस तरह से वर्टिकल सेक्शन काटा है। अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो हमें यहाँ पर 2 तरह की सेल्स बच्चों दिखाई देती है। एक सेल की ये लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है। इस बाहर वाली लेयर को हम, जैसा कि ये यहाँ लिखा हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और एक हमारे पास ये
अंदर वाली सेल्स है, ये सारी सेल्स हैं अंदर की तरफ, और ये जो अंदर वाली सेल्स है, इन सेल्स को हम एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास कहते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इस ट्रोफोब्लास्ट से आपको जो हमारी मैमल्स में आपने सुना होगा 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इससे आगे जाके कोरियन बनेगा, और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, इससे आगे जाके हमारा एम्ब्रियो बनेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक हाई यील्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में जो 2 तरह की सेल्स हैं हमारे पास, एक बाहर वाली सेल्स है जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और एक अंदर की तरफ एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा आगे जाके फ्यूचर में? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास से होगा, और बाहर की जो कोरियन होगी, उस कोरियन को बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का होगा। तो बच्चों, अब देखिए, ये आपने देखा कि यहाँ किस तरह से क्लीवेज डिविजन्स हो रहे हैं। अब ध्यान दें आप, हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास यहाँ पर ये एक डायग्राम है। देखिए आप कि यहाँ से हम इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ से हम इसमें शुरुआत करते हैं। ये आपका ओवुलेशन हुआ है, और ओवुलेशन के ठीक बाद यहाँ देखिए इस जगह से ये ओवुलेशन हो गया है, और ओवुलेशन के बाद जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे स्पर्म्स हैं, ये एम्पुलरी रीजन है, और इस जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। और फर्टिलाइजेशन मैंने वैसे आपको समझा दिया है कि ओवुलेशन के 8-10 घंटे के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन यूटेराइन ट्यूब 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। ये डिपेंड करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स कब हो रहा है, उसी पर ये डिपेंड करेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि 14 डे ओवुलेशन हुआ है और 15th डे फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब देखिए आप यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन के बाद आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, देखो ये जो स्टेज है अभी हमारे पास 2 सेल्ड स्टेज है यहाँ, और यहाँ पर ये 4 सेल्ड स्टेज आ गई है, और उसके बाद 4 के बाद ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज आ गई, यानी कि ये मोरूला बन गया है। यानी कि मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे हमारा जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब में नीचे की ओर मूवमेंट करने लगता है, और जैसे जैसे उसमें मूवमेंट होता है साइमल्टेनियसली उसमें क्लीवेज डिविजन्स शुरू हो चुके हैं। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको कि अभी हमने ये जो पिछले डायग्राम में ये जो डिविजन्स देखे हैं कि 2 सेल्ड स्टेज है, फिर ये 4 सेल्ड स्टेज है, फिर ये मोरूला बन रहा है, फिर ये ब्लास्टुला बन रहा है, ये सारा जो बनने का प्रोसेस है ये यहीं शुरू हो जाता है। मीनवाइल हमारा एम्ब्रियो जो है फैलोपियन ट्यूब में नीचे की ओर आ रहा है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब में इसको नीचे आने में 4 to 5 डेज लगते हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि बाय द टाइम, देखो यहाँ पर ये 4th नंबर देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 4 to 5 डेज फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ यूटरस में आ चुका है, और बाय द टाइम हमारा एम्ब्रियो यूटरस में आता है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज में आ चुका है। ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुँच चुका है, यानी कि हमारा ब्लास्टुला बन चुका है, और वहाँ पर 2 तरह की सेल्स होगी, बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर उसमें इनर सेल मास है। और जैसे ही ये यूटरस में एंटर करता है हमारा एम्ब्रियो, यूटरस में एंटर करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये वहाँ पर अभी भी एडिशनल 1 to 3 डेज और स्टे करेगा। ऐसा नहीं है कि ये यूटरस में पहुँचते ही इम्प्लांट हो जाए, तो इट विल टेक अनदर 1 to 3 डेज, 1 to 3 days in uterus for implantation, और 4 to 5 डेज किस में लगे बच्चों? 4 to 5 डेज जो है वो लगे इसको ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इन द फैलोपियन ट्यूब। यानी अगर हम
एवरेज निकालें कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद इम्प्लांटेशन होगा, तो हम सोच सकते हैं कि 4 to 5 डेज तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है, प्लस 1 to 3 डेज जो है वो यूट्रस में पहुंचने के बाद वहाँ रुकेगा, वहाँ वो स्टे करेगा। तो हम एवरेज मान लेते हैं कि 4 to 7 डेज जो हैं वो इम्प्लांटेशन में लगेंगे। 4 to 7 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर implantation after fertilization इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमने इनको डिस्कस किए। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं और ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये हमारा जो ब्लास्टुला है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूटरस में एंटर कर जाएगा। तो और जैसा कि मैंने यहाँ आपको नीचे बताया कि ये वहाँ पर 1 to 3 डेज स्टे करेगा। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये यूट्रस में रहेगा तो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम में हमने डिस्कस किया है कि कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को हम एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स कहते हैं। और आपको अपने पिछले लेक्चर से याद करना है कि जो ल्यूटियल फेज है हमारी, जो सिक्रेटरी फेज है, उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, वो इन एंडोमेट्रियल ग्लैंड को एक्टिव करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिटिव फ्लूइड। अब आप देखिए बच्चों, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये किस दिन हो रहा है, तो आपको अपने अच्छे से इसे याद रखना है कि ये सारा प्रोसेस ल्यूटियल फेज में हो रहा है। तो जैसा कि आपको ये डायग्राम में आपको याद होगा कि अभी इस डायग्राम पर आते हैं हम, और देखिए कि ये हमारा डे 14 है और इस डे 14 को ओव्यूलेशन हुआ है। करेक्ट बच्चों? तो 14th को अगर ओवुलेशन हुआ है तो हम अभी ये मानकर चल रहे हैं कि 15th को फर्टिलाइजेशन हुआ है। अभी मान लेते हैं हम कि 15th को फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर 15th को फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन कब होगा? तो मैंने बताया आपको कि इम्प्लांटेशन में 6 से 7 दिन लगते हैं, हम 6 दिन मान लें। अगर हम 6 दिन इम्प्लांटेशन के मानते हैं तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इन द सेंस कि जिस दिन 21 डेज होंगे, ये हमारे पास 21 डेज हैं, और इस 21 फर्स्ट डे जो है हमारा, मैं इसको सही कर देता हूँ, जो हमारा 21st डे है उस दिन इम्प्लांटेशन होगा। करेक्ट बच्चों? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि 14th डे को ओवुलेशन हुआ है। हम मान लें कि 14th डे को ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म की एंट्री के बाद उन्हें 8-10 घंटे लगते हैं मैच्योर होने में। तो हम अभी ये मानकर चलें कि 15th डे को फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ ये समझाया है कि 4 से 5 दिन तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे, और 1 से 3 दिन वो यूट्रस में पहुंचने के बाद ब्लास्टुला पड़ा रहता है, इम्प्लांटेशन से पहले वेट करता है। तो हमें यहाँ ये मान लेना है कि 6 से 7 दिन इम्प्लांटेशन में लगेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। तो लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम, और यहाँ देखो कि ये 21st डे इम्प्लांटेशन को होगा। ये 21st डे कैसे कैलकुलेट किया मैंने, तो ये जो 15वां दिन है हमारा 15th डे है, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसमें मैं 6 दिन ऐड कर रहा हूँ। तो 15 और 6 हमारे पास 21st डे को इम्प्लांटेशन होगा। और इस 21st डे को अगर आप यूट्रस का सिनेरियो देखो तो ये देखो बच्चों, यूट्रस हमारा वेल डेवलप है, ओवरी में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कर रहा है। और मैंने हम अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराएगा,
पर जो प्रोजेस्टेरोन है वो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, प्रिपेयर करेगा और उसमें जो ग्लैंड्स हैं, यूटेराइन ग्लैंड्स, उनसे जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये इस प्रोजेस्टेरोन से हो रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, ये प्रोजेस्टेरोन से हो रहा है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें भी जो हार्मोनल पार्ट है वो एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें और अच्छे से हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ें। प्रॉपर एक नोटबुक साथ में रखें और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके नोट्स भी पैरेलल बनाते जाएं। तो मैंने आपको ये बताया कि 21st डे को इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन से पहले हमारा यूटेरस वेल प्रिपेयर्ड है। किसकी वजह से? दो हार्मोन की वजह से, एक तो एस्ट्रोजन की वजह से और एक प्रोजेस्टेरोन की वजह से। और एक बार एस्ट्रोजन की वजह से हमारे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाए तो उसको मेंटेन करना, प्रिपेयर करना, उसमें जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से न्यूट्रिशन को रिलीज करवाना, ये सारा जो फंक्शन होगा ये प्रोजेस्टेरोन का होगा। ओके, कम बैक टू दिस डायग्राम। यहाँ हम बात करते हैं और यहाँ मैंने आपको जो बताया है अभी कि ये जो हमारा ब्लास्टुला है, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहाँ 1 से 3 दिन तक रुकेगा और जब ये यहाँ रुकेगा तो उस समय इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों मेरे पास एक डायग्राम और है, देखिए आप कि ये देखो, ये हमारे पास इस डायग्राम को, और यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ब्लास्टुला उससे अटैचमेंट तैयार हो गया है। ये 6 डेज हो गए हैं, अभी उससे जुड़ने वाला है। और यहाँ ये देखिए बच्चों, आप ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ओपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। तो इन ग्लैंड्स से एक न्यूट्रिशन निकलेगा, ध्यान रखना है, यूटेराइन ग्लैंड्स हैं ये हमारी, और यहाँ से जो न्यूट्रिशन निकलेगा दिस इज रिच इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ये जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स है बच्चों, दे विल यूटिलाइज दैट फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो है वो इसमें एंटर करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इन सेल्स को मिलेगा इम्प्लांटेशन से पहले, ताकि इनको न्यूट्रिशन मिल सके। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए कि हमें ध्यान रखना है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इम्प्लांटेशन कब होगा। तो जो इम्प्लांटेशन होगा वो हमारा 6th to 7th डे। कब? आफ्टर ओव्यूलेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन? नॉट आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, अब यहाँ एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं। कम बैक टू दिस डायग्राम, और इस डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ तक हमारे पास यहाँ एक ये देखो जोना पेल्यूसिडा है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर तो जोना पेल्यूसिडा आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर इम्प्लांटेशन ये लगभग 5th डे को होगा। द ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट फ्रॉम जोना पेल्यूसिडा, वो उस जोना पेल्यूसिडा में से बाहर आ जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स है, जो सबसे बाहर वाली सेल्स मैंने आपको बताई थी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, उनसे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और उन एंजाइम्स के रिलीज होने से जो जोना पेल्यूसिडा है उसमें एक बड़ा सा होल बन जाता है और हमारी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, वो स्क्वीज होकर उस होल से बाहर आ जाएगा, यूटेराइन कैविटी में बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को, बाहर आने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम जोना हैचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम जोना हैचिंग कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो जोना हैचिंग है ये 5th डे को होगा। ये जोना हैचिंग का मतलब वापस क्लियर कर लें आप कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा अभी तक इंटैक्ट है,
पर इम्प्लांटेशन से पहले 5th डे के अराउंड वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उस जोना पेल्यूसिडा में एक होल करके और उसमें से बाहर निकल जाएगा, और इस बाहर निकलने के प्रोसेस को हम जोना हैचिंग कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है बच्चों, आप इस डायग्राम को देखिए कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पर बाहर कोई जोना पेल्यूसिडा दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए आप, देयर इज नो जोना पेल्यूसिडा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जोना पेल्यूसिडा इसकी सरफेस पर रहेगी तो ये जो हमारा ब्लास्टुला है ये इस यूटरस की वॉल से अटैच नहीं हो सकता है, यानी कि इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टुला के ऊपर जो जोना पेल्यूसिडा है उसका हटना बहुत ही जरूरी है। इज दैट क्लियर? मीन्स जोना पेल्यूसिडा जो है इट प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल। करेक्ट बच्चों? अब यहाँ मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि कुछ फीमेल्स में कभी कभार ऐसा हो जाता है ह्यूमंस में कि जो जोना पेल्यूसिडा है ये जल्दी ही डैमेज हो जाती है। जल्दी ही डैमेज का मतलब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहाँ आ जाए हम, इस जगह को देखिए, ये मैंने एक येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ये वो एरिया है, ये फैलोपियन ट्यूब का एरिया है, और यहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसपोर्ट होके नीचे आ रहा है। मान लीजिए किसी वजह से, आई रिपीट, मान लीजिए किसी भी एबनॉर्मल वजह से जो जोना पेल्यूसिडा है वो यहीं पर डैमेज हो जाए और जो हमारा ब्लास्टुला है वो उस जोना पेल्यूसिडा में से बाहर निकल जाए, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा इट विल जस्ट गेट अटैच विद द वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वो यहीं चिपक जाएगा, वहीं उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाना एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है। शुरू के जो 2-3 दिन होंगे, 4-5 दिन होंगे, वो वहाँ पर डेवलप होके अटैच भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन लेने की कोशिश भी करेगा, पर जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ये यूटरस नहीं है, या फैलोपियन ट्यूब है, तो वहाँ उसको कोई न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं एम्ब्रियो को, और वो वहीं चिपका रह जाएगा। वो जो एम्ब्रियो है वो फिर वहाँ डेड हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी। और डेथ होना तो ठीक है, ये एक चीज़ तो होगी कि वो उस फैलोपियन ट्यूब को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा, और न सिर्फ ब्लॉक करता है बच्चों, इस कंडीशन में एक सीवियर एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है, दर्द भी होने लगता है, बड़ी सिचुएशन जो है वो डेंजरस हो जाती है। तो इसमें फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और सर्जरी करके जो है इस एम्ब्रियो को फिर वो यहाँ से बाहर निकालते हैं। कई बार मेडिसिन से भी हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिससे फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये एम्ब्रियो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो ईजी वे में बाहर नहीं आता है तो हमें कोई इन्वेजिव मेथड ऑप्ट करना पड़ता है और उसको फिर वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं बच्चों। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द सेंस implantation anywhere in the female body other than यूटरस, यानी कि यूटरस के अलावा और कहीं वो जुड़ जाए तो इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और आपको एक ध्यान रखना है कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा, बस वहाँ इम्प्लांटेशन हो जाए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक बार शुरू हो जाएगा, पर वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और कंप्लीट क्यों नहीं हो सकता वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों वहाँ न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो एम्ब्रियो जो है उसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पर, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाया जाता है, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है। बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ देखिए आप कि मान लीजिए ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये एम्ब्रियो इधर आगे बढ़ना चाहिए, करेक्ट, और फिर इधर से होते हुए यहाँ से होते हुए फाइनली वो कहाँ आना चाहिए, वो तो यूटरस में आना चाहिए बच्चों, करेक्ट। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है
वो उधर नहीं जाके इधर वापस बाहर आ जाता है, और बाहर आया तो वो कहाँ आया, पेल्विक कैविटी में आ गया वहाँ पर वापस। हाँ, और ये भी पॉसिबल होता है कि वहाँ अगर वो 3-4-5 दिन पड़ा रहे तो वहाँ वो जोना पेल्यूसिडा में से बाहर आ जाएगा, और वहीं जो हमारी पेल्विक कैविटी है वहाँ वो कहीं पर भी किसी भी बॉडी वॉल, इवन बॉडी वॉल से जाके भी चिपक जाएगा, और वहाँ एक बार टेम्पररीली इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। जरूरी नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी फैलोपियन ट्यूब से बाहर पेल्विक कैविटी में भी हो सकता है, वहाँ पर भी इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। एनीवे बच्चों, यहाँ मैं एक और टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही टाइप है। अगर जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ट्यूबल प्रेगनेंसी, इफ implantation takes place in fallopian tube, तो इस कंडीशन को हम takes place in fallopian tube, तो इस कंडीशन को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेंगे। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कोई नया कुछ नहीं है, ये इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही एक टाइप है। ओके बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने एक नया जो वर्ड है अभी सीखा है यहाँ पर, जोना हैचिंग। व्हाट इज़ जोना हैचिंग? तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो जोना पेल्यूसिडा में होल करके वहाँ से बाहर आ जाता है, और उस बाहर आने के प्रोसेस को हम जोना हैचिंग कहते हैं। और जोना हैचिंग के बाद ही ये देखिए आप, ये उस यूट्रस की वॉल में इस तरह से एंटर होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन हियर, दैट आफ्टर हैचिंग, व्हाट हैचिंग? जोना हैचिंग। आफ्टर हैचिंग the blastocyst begin to embed मतलब वो अंदर उसमें एंटर करने लगता है, begin to embed in uterine endometrium, and this process of embedding का मतलब अंदर धंसना। हाँ बच्चों, embedding in endometrium is known as implantation। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए आप, मैं आपको अब एक नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस करके बताऊंगा कि ध्यान देंगे आप। ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस डायग्राम में ये जो हमारा रेड ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये देखिए बच्चों, यहाँ जो मैंने बनाया ये हमारा ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है जो अंदर एंटर कर चुका है। वैसे एक बात बताइए, मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आपको याद करना है, रिकॉल करना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये फंडस वाला जो रीजन है यहाँ, या फिर ये जो पीछे वाला जो रीजन है, बैक साइड, डोर्सल साइड जो है यूट्रस की, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इस डायग्राम में तो इम्प्लांटेशन यहाँ बताया है, तो ये फेवरेबल साइट नहीं है, इम्प्लांटेशन यहाँ कम होता है। बैक साइड में या ऊपर जो फंडस रीजन है वहाँ इम्प्लांटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों इधर देखिए कि ये जो है पूरा हमारा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो ऐसे कैसे दिख रहा है, ये पूरा हमारा एम्ब्रियो है। ओके, और ये इस तरह से अंदर की ओर पूरा का पूरा अंदर एंटर कर चुका है। और मैं बताऊंगा आपको ये अंदर कैसे एंटर करता है, ये क्या, ये अंदर एम्ब्रियो में इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए, ये हम सब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अभी जो पॉइंट एक इम्पोर्टेंट मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है बच्चों कि जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ध्यान से समझना, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके लिए मैंने अभी डिस्कस किया है कि जो एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं, एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है उनको वो स्टिमुलेट करता है। करेक्ट। तो वो जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है
दे बिकम लार्ज, एंडोमेट्रियम की सेल्स जो हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड गेट फिल्ड विथ ग्लाइकोजन। करेक्ट बच्चों। तो ऐसी जो सेल्स हैं उन सेल्स को अब हम डेसिड्यूल सेल्स कहेंगे। तो पहले तो आप ये क्लियर करो कि ये डेसिड्यूल सेल्स क्या है। तो कुछ भी नहीं है, जो हमारी यूट्रस के एंडोमेट्रियम की सेल्स है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उन स्वॉलन थोड़ी स्वेल कर जाती है और उनमें न्यूट्रिशन जैसे पर्टिकुलरली ग्लाइकोजन फिल्ड अप रहेगा, कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी होंगे। तो उन सेल्स को हम डेसिड्यूल सेल्स कहेंगे। और उस एंडोमेट्रियम में जहाँ जहाँ पर ये डेसिड्यूल सेल्स है उस एंडोमेट्रियम को हम डेसिड्यूआ कहेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है व्हाट इज डेसिड्यूआ। तो डेसिड्यूआ इज बेसिकली नथिंग but the endometrium after implantation। कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है वो सब बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और उनमें न्यूट्रिशन इकट्ठा हो जाएगा, ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाएगा। तो उस एंडोमेट्रियम को ही हम डेसिड्यूआ कहेंगे। और ये जो चेंजेस आए हैं एंडोमेट्रियम की सेल्स में, ऑल दीज चेंजेस आर स्टिमुलेटेड बाय प्रोजेस्टेरोन। ओके बच्चों, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हम उस एंडोमेट्रियम को यानी कि उस डेसिड्यूआ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारे पास डेसिड्यूआ बेसिलिस, इन द सेंस कि जो हमारा एम्ब्रियो है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो और जो यूटरस की जो मायोमेट्रियम है पीछे की तरफ, उसके बीच का इतना इतना पार्ट जो है एंडोमेट्रियम का, इस पार्ट को हम डेसिड्यूआ, ये जो बेस वाला रीजन है इसको हम डेसिड्यूआ बेसिलिस कहेंगे, डेसिड्यूआ बेसिलिस कहेंगे। और इस तरफ वाला जो एरिया जिसने हमारे एम्ब्रियो को कवर कर लिया है इसको हम डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस कहेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फिर से क्लियर करता हूं मैं कि एम्ब्रियो जहां अंदर एंटर करेगा, आप देखिए, ये देखिए यहां पे ये मायोमेट्रियम है, करेक्ट। तो और ये हमारा एम्ब्रियो है। तो इतना इतना जो एरिया होगा एंडोमेट्रियम का, जो कि हमारे एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच का, इसको तो हम डेसिड्यूआ बेसिलिस कहेंगे। और इस साइड वाला जो एरिया है, यूट्रस की कैविटी वाला साइड का जो एरिया है, इस एरिया को हम डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस। और फिर बचा खुचा जितना भी एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम डेसिड्यूआ पेराइटलिस कहेंगे, डेसिड्यूआ पेराइटलिस, जो कि एम्ब्रियो से दूर वाला पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज डेसिड्यूआ। तो एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नोन एज डेसिड्यूआ। और अलग से नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब ये एंडोमेट्रियम पहले जैसी एंडोमेट्रियम नहीं है। अब यहाँ की जो सेल्स है वो बड़ी हो चुकी है, उनमें काफ़ी सारा ग्लाइकोजन इकट्ठा हो रखा है और वो एक्टिव है, वो आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए तैयार है। तो इस वजह से एंडोमेट्रियम में कई सारे चेंजेस आ गए हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो अब हम उसको सिंपली एंडोमेट्रियम नहीं कह के डेसिड्यूआ कहते हैं। और वी कैन डिवाइड द डेसिड्यूआ इंटू 3 पार्ट्स, डेसिड्यूआ बेसिलिस, डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस और तीसरा डेसिड्यूआ पेराइटलिस। तो बेसिलिस कौन सा वाला पार्ट है कि जो हमारे एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच का ये जो पोर्शन होगा, ये सारा डेसिड्यूआ बेसिलिस, ये जो सारा पोर्शन होगा ये डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस। और इसके बाद बचा हुआ जितना भी एरिया इधर वाला या जो उधर वाला होगा, ये सारा डेसिड्यूआ पेराइटलिस कहलाया जाएगा। पेरीफेरी पर है, दूर एरिया है, तो इसलिए हम उसको डेसिड्यूआ पेराइटलिस कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा यहाँ। तो हमें एक पेज की रिक्वायरमेंट है, तो एक पेज हम एक बार ऊपर ले लेते हैं और फिर हम आगे के पॉइंट पर आएंगे। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले इस डायग्राम पर आना है।
ध्यान से देखेंगे आप और उसको अच्छे से समझ लें। ये हमारा पहले वाला डायग्राम है, इसी पर हम बात करते हैं। देखिए डे 21 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। डे 21 21st डे, कौन सा दिन है ये? इस दिन इम्प्लांटेशन हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि इस समय एक तो प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, एक ईस्ट्रोजन बन रहा है, और जैसा कि इस डायग्राम में नहीं बता रखा है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहाँ से इनहिबिन भी बनता है। तो इस ईस्ट्रोजन, इस प्रोजेस्टेरोन और इस इनहिबिन का यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक चलेगा, और इस वजह से आप देखिए कि हमारा जो LH है उसका लेवल लो हो गया है, और इवन जो हमारा FSH है उसका लेवल भी वापस लो हो चुका है। इनके सब के लेवल जो हैं वो कम हो चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है इसका जो लाइफ स्पान है वो 12 डेज का है। करेक्ट, कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ है वो 12 डेज की है। 12 डेज का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं 14th डे ओवुलेशन हुआ है तो 26th डे को कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डिजनरेट हो जाएगा। तो ये देखिए 26th कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ईस्ट्रोजन एकदम बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी एकदम से बंद हो जाएगा। आप देख भी रहे हो इस ग्राफ में, देखिए आप कि ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नीचे जा रहा है और ये ईस्ट्रोजन का लेवल भी नीचे जा रहा है। जवाब क्या है, क्यों नीचे जा रहा है? बच्चों सोच के बताओ कि ये इनके दोनों के लेवल नीचे क्यों गए? इनके लेवल नीचे इसलिए गए कि यहाँ पर ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, और 26 को कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो ड्रामेटिकली लो हो जाएगा, एकदम से नीचे आ जाएगा। करेक्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जानते हो, इधर देखें आप कि ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ये एकदम से रिड्यूस होने लगेगी, और हम जानते हैं कि 28 दिन के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एब्सेंस में एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। अब जरा सोचो आप कि मान लीजिए 21st डे को इम्प्लांटेशन हो गया है, 21st डे को इम्प्लांटेशन हो गया है, और इम्प्लांटेशन के बाद अगर हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल रिड्यूस हो जाते हैं, तो फिर 29th के बाद या 28 के बाद एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी, और जैसे ही वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आएगी उस एंडोमेट्रियम के साथ हमारा जो वो एम्ब्रियो जो हमारा ब्लास्टुला उस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड है वो भी टूट कर बाहर आ जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन एबॉर्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात आपको कि 21st को तो वो इम्प्लांट हुआ है, वो एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ है, और 28th के बाद वो वहां से टूट के बाहर आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया है, उस फीमेल ने कंसीव कर लिया है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब ये एंडोमेट्रियम टूट के बाहर नहीं आनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ये एंडोमेट्रियम अब टूट के बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर आएगी तो उसके साथ एम्ब्रियो भी बाहर आ जाएगा और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि इस एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाए कैसे? तो फिर क्वेश्चन ये भी है कि इस एंडोमेट्रियम को अब तक मेंटेन किसने किया था? तो बच्चों अब तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने किया था, और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। तो अगर हम समहाउ 12 दिन से पहले, यानी ये जो 26 दिन होगा, इस 26 दिन से पहले ऐसा कुछ करें कि हम कॉर्पस ल्यूटियम को टूटने से, डिग्रेड होने से, डिजनरेट होने से अगर बचा लें, समहाउ कॉर्पस ल्यूटियम को बचाना जरूरी है।
जो अब 26 को कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो उसके बाद उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होना ही होगा, वो रुक नहीं सकती। और अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो हमें कॉर्पस ल्यूटियम को बचाना होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करना होगा। बच्चों, एक बात और याद करो कि कॉर्पस ल्यूटियम को ये जो 12 दिन की लाइफ दी है वो किसने दी थी? वो एलएच ने दी थी। कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करवा रहा है? वो भी एलएच ही करवा रहा है। तो अब मैं यहाँ ये कहूँ कि अगर मैं फीमेल की बॉडी में एलएच का इंजेक्शन दे दूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंजेक्ट करूँ, तो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाएगा। या मैं ये कहूँ कि पिट्यूटरी से एलएच का प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, पर पिट्यूटरी से एलएच का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता है बच्चों। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि बॉडी में ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये नेगेटिव फीडबैक डाल रहे हैं, और ऐसे में अब पिट्यूटरी से हम एलएच नहीं बढ़ा सकते हैं। पिट्यूटरी से एलएच नहीं बढ़ेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम कैसे बचाएंगे? इसका जवाब बच्चों यहाँ रहेगा। देखिए, आप ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में आ जाइए आप। ये देखिए बच्चों, और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें दो तरह की सेल्स है। एक ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, और एक ये अंदर वाली, ये वाली जो हमारी सेल्स है जिसको हमने इनर सेल मास कहा। बच्चों, आपको अभी आगे वाले डायग्राम में वापस लेकर जाएंगे हम, और यहाँ देखिए, ये जो सेल्स हैं हमारी, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, और जैसे ही ये एंडोमेट्रियम से अटैच होगी, जैसे ही उसके साथ ये जुड़ती है, इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन होने के एक दिन बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद? फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद तो इम्प्लांटेशन हुआ है, और उसके अगले ही दिन यानी कि 7th डे, फर्टिलाइजेशन के 7th डे, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये जो बड़ा ही हाई यील्ड क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, इन ट्रोफोब्लास्ट सेल से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसका स्ट्रक्चर वेरी मच सिमिलर टू द एलएच। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द एलएच। और जैसे ही ये एलएच यहां से बनेगा, इन सेल्स से ये एचसीजी बनेगा, सॉरी, ये एचसीजी यहां से यूटरस में एंटर करेगा और ब्लड के थ्रू ये ओवरी में पहुंचेगा। बच्चों, वापस आते हैं हम इस डायग्राम पे, यहां आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप अच्छे से कि ये यहां इम्प्लांटेशन हुआ, इस जगह पर ये इम्प्लांटेशन हुआ, ये देखिए यहाँ पर। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ से आपके ये हार्मोन बना है बच्चों। कौन सा हार्मोन बना है? ये हार्मोन बना है हमारा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन बना रहा है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं हमारी बाहर वाली, उनसे ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बनता है, और वाया ब्लड ये हार्मोन सीधा पहुंचेगा यूट्रस में, और यूट्रस में ये रहा हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों, मान लीजिए ये कॉर्पस ल्यूटियम है, तो तुरंत इस कॉर्पस ल्यूटियम को जाके वो सिग्नल देगा। कौन से दिन ये सिग्नल मिला बच्चों? तो HCG कब बना? HCG इम्प्लांटेशन के अगले दिन बना। इम्प्लांटेशन किस दिन हुआ? 21 को तो हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है, और 22 को ही हमारा HCG बनना शुरू हो जाता है, लार्ज क्वांटिटी में तेजी से बनने लगता है। और ये HCG जाके उस कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देता है, भैया आपको डिजनरेट नहीं होना है, और ये उस कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करता है, उसको डिजनरेट होने से बचाता है। और अब हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट नहीं होगा। भले ही पिट्यूटरी से LH या FSH नहीं बन रहा है, ये HCG खुद ये काम करेगा। और क्यों ऐसा ये कर सकता है? क्योंकि ये जो HCG है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू LH। बेसिकली LH और FSH को हमने गोनेडोट्रोपिन कहा था बच्चों, गोनेडोट्रोपिन से वो।
और ये भी हमारा गोनेडोट्रोपिन है, वहीं एक्ट कर रहा है जहां एलएच एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पे, वहीं ये भी एक्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये यहाँ इन बाहर कोरियोनिक ट्रोफोब्लास्ट सेल से बन रहा है, ह्यूमन की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कोरियोनिक सेल से बन रहा है, तो हमने आगे इसमें HC लगा दिया, H फॉर ह्यूमन, कोरियोनिक इसलिए क्योंकि ये वहाँ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चों की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वही सबसे बाहर कोरियोन बनाती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है हमारे एम्ब्रियो की उसको हम कोरियोन भी कहते हैं। तो वो जो हमारा हार्मोन है उसको हमने इस तरह से नाम दिया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द LH, और एक्ट कहाँ करेगा, ये एक्ट करेगा हमारा कॉर्पस ल्यूटियम पे और उसको डीजनरेट होने से बचाएगा। और किस दिन इसने ये सिग्नल दे दिया, 22 को ही सिग्नल दे दिया है। डीजनरेशन कब होने वाला था उसका, 26 को होने वाला था, 26 को कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, उससे पहले ही उसको सिग्नल मिल जाएगा कि भैया अब आपको डीजनरेट नहीं होना है, और इस तरह से हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बच जाएगा, डीजनरेट नहीं होगा। और अगर वो डीजनरेट नहीं होगा तो इट विल कीप ऑन सिक्रेटिंग ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी बनता रहेगा। इनफैक्ट मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि HCG का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि LH से भी इसका इफेक्ट पावरफुल रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम की जो साइज़ है वो डबल हो जाएगी, और जितना इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पहले बन रहा था अब उससे ज़्यादा बनेगा। और ये ज़्यादा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो क्या करेगा बच्चों, इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो हमारा अब इस्ट्रोजन और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन बनेगा, ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाएगा, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देगा, बल्कि ये उस एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, और इसको इस एंडोमेट्रियम को वो पूरा डेसिडुआ में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, उनमें और ज़्यादा ग्लाइकोजन बनने लगेगा, दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। और इस तरह से देर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि HCG कहाँ से बनता है, तो पहला उसका जवाब हो जाएगा कि HCG जो हमारा इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, उसकी जो सबसे बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन कब बनेगा, तो कि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद HCG बनने लगता है। तीसरा क्वेश्चन HCG किसके सिमिलर है, तो HCG LH के सिमिलर है। फोर्थ क्वेश्चन HCG का टारगेट कौन है, तो कि HCG वाया ब्लड ओवरी में पहुंचेगा और इसका टारगेट कॉर्पस ल्यूटियम है। फंक्शन क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से बचाता है, न सिर्फ ये उसको डीजनरेट होने से बचाता है बल्कि उसको और ज़्यादा डेवलप करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम से और ज़्यादा क्वांटिटी में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। और ये दोनों हार्मोन जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और पर्टिकुलरली बच्चों प्रोजेस्टेरोन, अब आगे का जो सारा 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होगी उसमें उस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना है, और उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का जो काम होगा वो प्रोजेस्टेरोन का ही होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का ये HCG का ये फंक्शन है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करे और उस कॉर्पस ल्यूटियम से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बने, और ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेंगे और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखेंगे। और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ और पूछूंगा, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इधर आ जाएं वापस, हम यहाँ देखें और ध्यान से देखें बच्चों। 21 को इम्प्लांटेशन हो गया है यहाँ पे, और 23rd डे से आप समझ लीजिए 22nd से HCG बनने लग गया है, और ये HCG इस कॉर्पस ल्यूटियम को अब डीजनरेट नहीं होने देगा बल्कि और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फीमेल की बॉडी में HCG का लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 2-3 दिन में ही ये HCG उसके यूरिन में अपीयर होने लगता है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट होगा ही नहीं, वहाँ से इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा, तो ये जो एंडोमेट्रियम हमारी नीचे गई, ये नीचे नहीं जाएगी बल्कि एंडोमेट्रियम ऐसे मेंटेन रहेगी,
और डे 29 को जिस दिन वापस मेंसेस शुरू होने चाहिए उस दिन मेंसेस नहीं शुरू होंगे, उस दिन मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी एंडोमेट्रियम तब टूटेगी ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जैसे ही ये एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी तो ऐसे में ये पर्टिकुलर जो डे है उस दिन वो जो फीमेल है, वो जो लेडी है, वो अपने मेंस्ट्रुएशन एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको उस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होना चाहिए। 1 दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेगा, 3 दिन निकलेगा, 4 दिन निकलेगा, 5 दिन निकलेगा, वो सोचेगी कि मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं है। तो सीधा इसमें आपको पहला जो रहेगा दैट वे वो सोचेगी कि मे बी आई एम प्रेग्नेंट। करेक्ट बच्चों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो तो यही है कि देर इज़ ए प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, फीमेल ने कंसीव कर लिया, तो अब मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगा। तो अब वो सबसे पहले ये चेक करना चाहेगी कि ये जो मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है ये किसी प्रॉब्लम की वजह से है या प्रेगनेंसी है। तो फिर बच्चों उसको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा प्रेगनेंसी टेस्ट। एंड डू यू नो कि इंडिया में ओवर द काउंटर जो फार्मेसी, जो हमारी शॉप्स होती है मेडिकल, वहाँ पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है। वो जो किट है प्रेगनेंसी टेस्ट किट बड़ा ही सिंपल किट होता है। उसमें जो फीमेल है उसको ये करना होता है कि अपना जो मॉर्निंग यूरिन है उसकी 2 ड्रॉप्स उस जो किट है प्रेगनेंसी टेस्ट का उसमें डालना होता है, और वहाँ पे कुछ कलर डेवलप होते हैं और उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ है कि यूरिन में क्या चीज़ देखी जा रही है, यूरिन से क्या पता लग रहा है। तो उस यूरिन में अगर HCG हार्मोन है तो वहाँ कलर चेंज हो जाता है बच्चों। इज दैट क्लियर? और उससे ये पता चल जाएगा कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। समझ में आया आपको? ये मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही 21st डे के बाद, 22nd डे के बाद वो जो हमारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से बन रहा है, ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है कि ब्लड में इसका लेवल इतना हाई हो जाएगा और ये यूरिन के साथ बाहर निकलने लगेगा। और हम आ जाते हैं वो यहाँ 29th और 30th डे, और ये जो हमारा ड्यूरेशन है जहाँ पर वापस मेंसेस शुरू होने चाहिए, अगर वहाँ पर मेंसेस शुरू नहीं हो रहा है तो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है वो HCG की प्रेजेंस को चेक करता है। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट से क्या चेक किया जाता है, यूरिन में किसकी प्रेजेंस देखी जा रही है। तो यूरिन में उसमें जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है, स्ट्रिप जो होती है, उसमें यूरिन में HCG की प्रेजेंस देखी जाती है। यूरिन में HCG की जो प्रेजेंस है वो देखी जाती है बच्चों। और इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, विच इज़ द प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, तो प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन जो है आपका जवाब HCG रहेगा। करेक्ट बच्चों? लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विच इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो यहाँ बच्चों हमको HCG नहीं करना है। प्रेगनेंसी हार्मोन का मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो मैं बार बार आपको बताया जा रहा हूँ कि वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रहेगा। ओके बच्चों? तो अब आपको यहाँ ध्यान से समझ लेना है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो HCG का प्रोडक्शन करेगी। वो HCG जो है कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करेगी, उसको डिजेनरेट होने से बचाएगी और इस तरह से प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाएगी, एंडोमेट्रियम टूटने से बच जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा HCG का प्रोडक्शन है ये 2 या 3 महीने तक ही रहेगा और 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। और अगर 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है और 3 महीने बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद होगा तो हमारी एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आ जाएगी और ऐसे में 3 महीने बाद वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होने के बाद भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती है और वो एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर
नहीं आती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बच्चों।